हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक शाला। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चिनवा अचीबे एंड उनके थिंग्स फॉल अपार्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और एक बहुत ही छोटी सी समरी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज द कंप्लीट नेम ऑफ चिनवा अचीबे इज। चिनवा अचीबे का पूरा नाम क्या है? अल्बर्ट चिनवा ल्यूमोगु अचीबे, एलन चिनवा ल्यूमोगु अचीबे, अल्बर्ट चिनवालम अचीबे या फिर ऐश चिनवा ल्यूमोगु अचीबे। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट चिनवा ल्यूमोगु अचीबे। ये चिनवा अचीबे का पूरा नाम था। उन्होंने अंग्रेजी और नाइजीरियाई परंपराओं के मेल से लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन दी। उनके नाम में चिनवा ल्यूमोगु का मतलब होता है गॉड फाइट्स ऑन माय बिहाफ, यानी कि भगवान मेरी तरफ से लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चिनवा अचीबे इज डैश नॉवलिस्ट, पोएट, प्रोफेसर एंड क्रिटिक। चिनवा अचीबे एक उपन्यासकार, कवि, प्रोफेसर और आलोचक हैं। एन इथोपियन, अ नाइजीरियन, एन अमेरिकन, अ कैनेडियन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ नाइजीरियन। चिनवा अचीबे नाइजीरिया के एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने अफ्रीकी समाज की परंपराओं और संघर्षों को दुनिया के सामने रखा। उनकी पहचान एक बहुआयामी साहित्यकार के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, थिंग्स फॉल अपार्ट अपीयर्स इन। थिंग्स फॉल अपार्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1958, 1959, 1960 या फिर 1961। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1958। थिंग्स फॉल अपार्ट चिनवा अचीबे का पहला और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। ये 1958 में प्रकाशित हुआ और जल्द ही अफ्रीकी साहित्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इसने उपनिवेशवाद और अफ्रीकी पहचान के बीच की खाई को दर्शाया। क्वेश्चन नंबर 5, हु वन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इन 2007। 2007 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसने जीता? स्टेनबैक, हेमिंगवे, चिनवा अचीबे या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनवा अचीबे। चिनवा अचीबे को 2007 में उनके जीवन भर के साहित्यिक योगदान के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। उन्होंने अफ्रीकी संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाई। ये उनके काम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान था। क्वेश्चन नंबर 5, चिनवा अचीबे प्रेजेंट्स द ट्रेडिशंस ऑफ। चिनवा अचीबे समाज की कौन सी परंपराओं को दिखाते हैं? इग्बो सोसाइटी, इबोबो सोसाइटी, इब्सन सोसाइटी या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इग्बो सोसाइटी। चिनवा अचीबे खुद इग्बो सोसाइटी से थे। उनके उपन्यासों में इग्बो समाज के रीति रिवाज, संस्कृति और समस्याओं को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिखाया गया है। वे इस समाज की गहराई को बारीकी से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अचीबे रीड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अचीबे ने किस आत्मकथा को पढ़ा? बुकर टी वॉशिंगटन्स अप फ्रॉम स्लेवरी, नेहरूज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गांधीज माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुकर टी वॉशिंगटन्स अप फ्रॉम स्लेवरी। अचीबे को बुकर टी वॉशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी से इंस्पिरेशन मिली।
ये किताब एक गुलाम से शिक्षाविद बनने की प्रेरणादायक कहानी है। इससे अचीबे को अपनी पहचान और संघर्ष को समझने में मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 7, चिनुआ अचीबे क्रिटिसाइज। चिनुआ अचीबे ने किस पुस्तक की आलोचना की है? कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, कॉनरैड्स लॉर्ड जिम, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। अचीबे ने जोसेफ कॉनरैड की इस किताब की आलोचना की क्योंकि इसमें अफ्रीका को बर्बर और अंधेरे की जगह बताया गया है। अचीबे का मानना था कि यह नस्लवादी सोच को बढ़ावा देती है और अफ्रीका की वास्तविकता को गलत तरीके से पेश करती है। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिलीवर्स अ लेक्चर ऑन एन इमेज ऑफ अफ्रीका रेसिज्म इन कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। एन इमेज ऑफ अफ्रीका रेसिज्म इन कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस व्याख्यान किसने दिया? चिनुआ अचीबे, कॉनरैड, एडवर्ड सैड या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनुआ अचीबे। ये अचीबे का प्रसिद्ध व्याख्यान था जिसमें उन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस में दिखाए गए नस्ल भेद की आलोचना की। उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिमी साहित्य ने अफ्रीका को गलत छवि में दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 9, अचीबे कॉल्स जोसेफ कॉनरैड एज। अचीबे ने जोसेफ कॉनरैड को क्या कहा? अ ब्लडी मैन, अ रास्कल मैन, अ ब्लडी रेसिस्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ ब्लडी रेसिस्ट। चिनुआ अचीबे ने जोसेफ कॉनरैड को अ ब्लडी रेसिस्ट कहा। अचीबे ने कहा कि जोसेफ कॉनरैड एक क्रूर नस्लवादी हैं क्योंकि उन्होंने अफ्रीकी लोगों को असभ्य और डरावना दिखाया। अचीबे के अनुसार उनका उपन्यास मानवता के खिलाफ था और उसमें नस्लीय भेदभाव साफ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 10, अचीबे स्टेट्स दैट दिस नॉवल प्रेजेंट्स अफ्रीका एज अ मेटाफिजिकल बैटलफील्ड devoid of all recognizable humanity, into which the wandering European enters at his peril. अचीबे talks about। अचीबे के अनुसार कौन सी पुस्तक अफ्रीका को एक रहस्यमय युद्ध भूमि के रूप में दिखाती है? कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, कॉनरैड्स लॉर्ड जिम, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। अचीबे का मानना था कि ये पुस्तक अफ्रीका को बिना इंसानियत वाली जगह की तरह पेश करती है। इसमें यूरोपीय व्यक्तियों को नायक और अफ्रीकी लोगों को अज्ञानी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हु एडिट्स ओकीके। ओकीके नामक पत्रिका का संपादन कौन करता है? अचीबे, कॉनरैड, विटमैन या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचीबे। ओकीके एक साहित्यिक पत्रिका है जो अफ्रीकी लेखकों को मंच देती है। अचीबे इसके संपादक रहे और उन्होंने नए अफ्रीकी लेखकों को प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ एसोसिएटेड विद पीपल्स रिडेम्पशन पार्टी। पीपल्स रिडेम्पशन पार्टी से कौन जुड़ा है? कॉनरैड, एडवर्ड सैड, अचीबे या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अचीबे। अचीबे न केवल लेखक थे बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से भी जुड़े रहे। उन्होंने इस पार्टी के माध्यम से भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई।
क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर? आधुनिक अफ्रीकी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? चिनुआ अचीबे, एडवर्ड सैड, गायत्री स्पिवक या फिर वो थाइंगो? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनुआ अचीबे। चिनुआ अचीबे को आधुनिक अफ्रीकी साहित्य का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार अफ्रीका की असली आवाज़ दुनिया को सुनाई। उनके कार्यों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ साहित्यिक क्रांति लाई। क्वेश्चन नंबर 14, थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 हैज़। 1958 में आए थिंग्स फॉल अपार्ट में कुल कितने चैप्टर्स हैं? 25 चैप्टर्स, 26 चैप्टर्स, 27 चैप्टर्स या फिर 28 चैप्टर्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 चैप्टर्स। ये उपन्यास 25 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और हर चैप्टर में नाइजीरिया के पारंपरिक जीवन और उपनिवेशवाद के प्रभाव को बारीकी से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 हैज़ एन एपिग्राफ टेकन फ्रॉम। थिंग्स फॉल अपार्ट की प्रस्तावना किस रचना से ली गई है? W.B. Yeats द सेकेंड कमिंग, W.B. Yeats सेलिंग टू बाइजेंटियम, इलियड्स द वेस्टलैंड या फिर नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, W.B. Yeats द सेकेंड कमिंग। चिनुआ अचीबे ने अपने उपन्यास की शुरुआत W.B. Yeats की कविता द सेकेंड कमिंग की लाइनों से की है जो शीर्षक की थीम को दर्शाती हैं। ये प्रस्तावना अराजकता और सामाजिक विघटन का संकेत देती है। उपन्यास में भी परंपरागत समाज के टूटने की यही भावना दिखती है। क्वेश्चन नंबर 16, ओकोंको was well known throughout the 9 villages and even beyond. His fame rested on solid personal achievements. This is the beginning of. ओकोंको 9 गांवों और उससे भी आगे प्रसिद्ध था। उसकी प्रसिद्धि उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित थी। ये वाक्य किस पुस्तक की शुरुआत है? थिंग्स फॉल अपार्ट, द वेस्टलैंड, एन एरिया ऑफ डार्कनेस या फिर लॉर्ड जिम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये वाक्य चिनुआ अचीबे के उपन्यास की शुरुआती पंक्तियों में आता है जो मुख्य पात्र ओकोंकोवो की बहादुरी और उपलब्धियों का वर्णन करता है। इससे पाठक को ये समझ आता है कि ओकोंकोवो एक आदर्श पुरुष की तरह दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, he had already chosen the title of the book after much thought, the pacification of the primitive tribes of the lower Niger. This is the ending of. Primitive tribes of the lower Niger के शांतिकरण, ये जो शीर्षक है इसको लेखक ने बहुत सोचने के बाद चुना। ये किस पुस्तक का अंत है? थिंग्स फॉल अपार्ट, द वेस्टलैंड, एन एरिया ऑफ डार्कनेस या फिर लॉर्ड जिम? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिंग्स फॉल अपार्ट। उपन्यास का अंत एक औपनिवेशिक अधिकारी के नज़रिए से होता है जो अफ्रीकी जीवन को तुच्छ समझता है। ये वाक्य उस मानसिकता को दर्शाता है जहां स्थानीय संस्कृति को दबाकर उपनिवेशवादी नियंत्रण थोपने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, ओकोंकोवो हैज़ डैश वाइव्स। ओकोंकोवो के कितनी पत्नियां थीं? 1, 2, 3 या फिर 4? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ओकोंकोवो पारंपरिक
इग्बो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उसकी 3 पत्नियां थीं। ये उसकी सामाजिक स्थिति और पुरुषत्व का प्रतीक था। कहानी में तीनों पत्नियों का उल्लेख कई बार होता है। क्वेश्चन नंबर 19। ओकोंकोवो's son who converts to Christianity is। ओकोंकोवो का एक बेटा है जो ईसाई धर्म अपना लेता है, वो कौन है? निवोय, इकेमेफोना, मिस्टर ब्राउन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निवोय। निवोय ओकोंकोवो का बड़ा बेटा है। अपने पिता के कठोर स्वभाव और पारंपरिक नियमों से दुखी था। वो ईसाई धर्म में शांति और अपनत्व पाकर धर्म परिवर्तन कर लेता है। इससे ओकोंकोवो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना अपमान महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द चाइल्ड ऑफ ओकोंकोवो's सेकेंड वाइफ एकवेफी। ओकोंकोवो की दूसरी पत्नी एकवेफी का बच्चा कौन है? एजिनमा, इकेमेफुना, नवोय या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजिनमा। एजिनमा ओकोंकोवो और उसकी दूसरी पत्नी एकवेफी की एकमात्र जीवित संतान थी। ओकोंकोवो उसे बहुत पसंद करता है और चाहता है कि वो लड़का होती। एजिनमा अपनी माँ के बहुत करीब है। क्वेश्चन नंबर 21। द चाइल्ड गिवन टू ओकोंकोवो बाय अ नेबरिंग विलेज इज। पड़ोसी गांव द्वारा ओकोंकोवो को दिया गया बच्चा कौन है? एजिनमा, नवोय, इकेमेफुना या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकेमेफुना। इकेमेफुना को एक गांव ने विवाद सुलझाने के लिए उपहार स्वरूप ओकोंकोवो को सौंपा था। वो ओकोंकोवो के परिवार के सदस्य जैसा बन जाता है, लेकिन बाद में उसे मरवा दिया जाता है। ये घटना कहानी में एक भावनात्मक मोड़ लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 22। हु इज़ द वाइट मिशनरी इन उमोफिया। उमोफिया गांव में श्वेत ईसाई मिशनरी कौन था? मिस्टर ब्राउन, जेम्स स्मिथ, उनोका या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन एक सहनशील और समझदार मिशनरी था। उसने गांव वालों की संस्कृति को समझने की कोशिश की और संवाद के जरिए धर्म का प्रचार किया। उसकी नीति विनम्रता पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 23। विच मिशनरी कम्स इन प्लेस ऑफ मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन के स्थान पर कौन मिशनरी आता है? जेम्स स्मिथ, उनोका, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स स्मिथ। मिस्टर ब्राउन की जगह जेम्स स्मिथ आता है जो कट्टरपंथी है। वो अफ्रीकी परंपराओं को बुरी मानकर उनका विरोध करता है। इससे गांव में संघर्ष और विद्रोह की स्थिति बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24। उचेंदू इज द यंग ब्रदर ऑफ ओकोंकोवोस। उचेंदू ओकोंकोवोस की किसका छोटा भाई है? सिस्टर, ब्रदर, मदर या फिर सन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदर। उचेंदू ओकोंकोवो की माँ का छोटा भाई है। जब ओकोंकोवो से अनजाने में एक हत्या हो जाती है तो उसे अपने गांव उमोफिया से 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। इस समय वो अपनी माँ के गांव मबांटा चला जाता है। वहीं पर उसका स्वागत करते हैं उचेंदू,
जो उसकी माँ के छोटे भाई यानी कि उसके मामा हैं। उचेंदू एक अनुभवी, सहानुभूतिशील और विचारशील वृद्ध है। वह ओकोंकोवो और उसके परिवार को ज़मीन, घर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही वो ओकोंकोवो को जीवन के कठिन समय में माँ की भूमि यानी कि मदरलैंड और उसकी भावनात्मक शक्ति का महत्व भी समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। द फादर ऑफ ओकोंकोवो इज। ओकोंकोवो के पिता का नाम क्या है? उनोका, ओबेरिका, शिएलो या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनोका। ओकोंकोवो के पिता का नाम उनोका है। उसका पिता उनोका एक गरीब, कर्जदार और संगीत प्रेमी व्यक्ति था। वो ओकोंकोवो के लिए शर्म का कारण था। ओकोंकोवो अपने पिता के जैसा नहीं बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 26। ओकोंकोवो इज। ओकोंकोवो कैसा व्यक्ति है? कवार्ड, ब्रेव, नर्वस या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेव। ओकोंकोवो एक बहादुर योद्धा है जिसे कई बार सम्मान मिला है। उसने कड़ी मेहनत से अपना नाम बनाया है और हमेशा ताकतवर बनने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 27। ओकोंकोवो's फ्रेंड इज। ओकोंकोवो का मित्र कौन है? ओबेरिका, उनोका, शिएलो या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओबेरिका। ओबेरिका ओकोंकोवो का सच्चा मित्र है जो उसे समझता है। वो बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति है जो समय समय पर ओकोंकोवो को सही सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 28। शी इज द प्रिस्टेस ऑफ इन यूमोफिया। She is dedicated to the oracle of the goddess Egbala, a widow with 2 children. She is। ये उमोफिया की एक पुजारिन है जो अगबाला देवी के मंदिर से जुड़ी है और 2 बच्चों की माँ है। ये एक वीडो है। ये कौन है? शिएलो, एजिन्मा, उनोका या फिर ओजिगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिएलो। शिएलो अगबाला देवी की पुजारिन है जो भविष्यवाणी करती है। वो धार्मिक रस्मों और सामाजिक भूमिका में बहुत सक्रिय रहती है। क्वेश्चन नंबर 29। हु इज द नेटिव टर्न क्रिश्चियन मिशनरी who comes to Mabanta and converts Navoy and others। ये व्यक्ति जो ईसाई धर्म अपना लेता है और मबांटा में नवोय और अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन कराता है, ये कौन है? मिस्टर कायगा, मैडुका, उयानवा या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर कायगा। मिस्टर कायगा एक अफ्रीकी व्यक्ति है जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है और बाद में मिशनरी बन जाता है। वो मबांटा में धर्म प्रचार करने आया है और उसने ओकोंकोवो के बेटे नवोय सहित कई लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। ये एक सहानुभूतिपूर्ण और दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। इसके माध्यम से कई ग्रामीणों का जीवन बदला और यह दिखाता है कि कैसे विदेशी धर्मों का प्रभाव स्थानीय समुदाय पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 30। द सन ऑफ ओबेरिका इज। ओबेरिका का पुत्र कौन है? माडुका, उयानवा, इकैमेफुना या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माडुका।
माडुका ओब्रिएका का साहसी और होशियार बेटा है। वो कुश्ती में निपुण है और ओकोंकोवो उसे बहुत पसंद करता है। ओकोंकोवो को लगता है कि माडुका के में नेतृत्व की खूबियां हैं और वो अपने पिता के लिए गर्व का विषय है। इस पात्र के माध्यम से अचीबे एक अच्छे और संस्कारित युवक की छवि प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हु इज़ अ फेमस मेडिसिन मैन इन थिंग्स फॉल अपार्ट? थिंग्स फॉल अपार्ट में प्रसिद्ध वैद्य यानी कि औषधि विशेषज्ञ कौन है? ओकैब्यू, उयानवा, एकेमेफुना, माडुका या फिर मिस्टर ब्राउन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओकैब्यू उयानवा। एक प्रसिद्ध हर्बलिस्ट और परंपरागत वैद्य है। वो एक मृत बच्चे के बार बार जन्म लेने की समस्या को हल करने के लिए ओकोंकोवो की दूसरी पत्नी एकवेफी की मदद करते हैं। उनकी भूमिका दर्शाती है कि किस प्रकार पारंपरिक चिकित्सा और विश्वास गांव के जीवन में गहरे रचे बसे थे। क्वेश्चन नंबर 32। इट इज़ अ consortium of 9 villages. It includes Okonkovo's village, Igiodo. It is. ये 9 गांवों का एक समूह है जिसमें ओकोंकोवो का गांव इग्युएडो भी शामिल है। ये क्या है? उमोफिया, मेबांटा, एबैम या फिर नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमोफिया। उमोफिया उन 9 गांवों का संघ है जिसमें ओकोंकोवो का अपना गांव इग्युएडो भी शामिल है। ये क्षेत्र थिंग्स फॉल अपार्ट का मुख्य पृष्ठभूमि है। उमोफिया राजनीतिक और धार्मिक रूप से संगठित समाज है और अपने रीति रिवाजों, परिषदों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहीं से कहानी की मुख्य घटनाएं आरंभ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33। द बर्थ प्लेस ऑफ ओकोंकोवोज मदर इज? ओकोंकोवो की मदर का बर्थ प्लेस क्या है? उमोफिया, अबाम, मेबांटा या फिर नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेबांटा। जब ओकोंकोवो को अपने गांव से 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है तो वो अपनी माँ के गांव मेबांटा चला जाता है। ये गांव उसके लिए माँ की भूमि, मदरलैंड है और वहाँ उसका मामा उचेंदू रहता है। मेबांटा में रहकर ओकोंकोवो को अपने जीवन की कई गहरी सीखें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 34। द विलेज विच इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द वाइट मैन इज़? वो गांव जिसे श्वेत लोगों ने नष्ट कर दिया है कौन सा है? अबाम, मेबांटा, उमोफिया या फिर नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबाम। अबाम वो गांव है जहां ग्रामीणों ने एक श्वेत आदमी की हत्या कर दी थी जिसे वे खतरा मानते थे। बाद में बदले में श्वेत लोग पूरे गांव को नष्ट कर देते हैं। ये घटना उपन्यास में औपनिवेशिक अत्याचार और स्थानीय समुदायों के विनाश का प्रतीक है। ये ओकोंकोवो और अन्य लोगों के लिए चेतावनी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 35। ओकोंकोवो बीट्स हिज वाइफ ओजिग्यो ड्यूरिंग द वीक ऑफ? ओकोंकोवो अपनी वाइफ ओजियोगो को किस सप्ताह के दौरान पीटता है? पीस, वॉर, एंगर या फिर प्राइड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीस यानी कि शांति। ओकोंकोवो ने सप्ताह की शांति वीक ऑफ पीस के दौरान अपनी पत्नी ओजियोगो को पीटा था क्योंकि वो खाना पकाने में देर कर रही थी। ये कार्य गांव की परंपरा के विरुद्ध था क्योंकि उस सप्ताह में हिंसा करना निषिद्ध था।
इस घटना से ओकोंकोवो का गुस्सैल स्वभाव और सामाजिक परंपराओं के प्रति उसका विद्रोही रवैया प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 36। द 6 क्रिश्चियन मिशनरीज एंटर मेबेंटा विद। 6 ईसाई मिशनरी मेबेंटा में किसके साथ प्रवेश करते हैं? मिस्टर ब्राउन, मिस्टर कायगा, जेम्स या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर ब्राउन। जब मेबेंटा गांव में 6 ईसाई मिशनरी आते हैं तो मिस्टर ब्राउन उनके साथ होते हैं। वे पहले अंग्रेज मिशनरी हैं जो अफ्रीकी गांवों में शांतिपूर्वक धर्म प्रचार करते हैं। उनका दृष्टिकोण सहिष्णु और समझदारी भरा होता है। वे गांव वालों की भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करते हैं और शिक्षा तथा चर्च की स्थापना के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। मिस्टर ब्राउन का व्यक्तित्व दूसरों में विश्वासों के प्रति सहनशीलता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 37। मिस्टर ब्राउन स्पीक्स टू द विलेजर्स थ्रू द इंटरप्रेटर। मिस्टर ब्राउन गांव वालों से बातचीत किसी इंटरप्रेटर के माध्यम से करते हैं। वो इंटरप्रेटर कौन है? मिस्टर कायगा, माडुका, उयानवा या फिर आइकेमे फ्यूना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर कायगा। मिस्टर ब्राउन जो कि एक अंग्रेज मिशनरी हैं, स्थानीय भाषा नहीं जानते, इसीलिए वे गांव वालों से संवाद करने के लिए मिस्टर कायगा की सहायता लेते हैं, जो दोनों भाषाओं में परंपरागत पारंगत हैं। ये दिखाता है कि कैसे मिस्टर कायगा ने दोनों संस्कृतियों के बीच सेतु का काम किया। क्वेश्चन नंबर 38। Mr. Brown's aim is to convert the villagers of Omofia into Christianity, but he never allows his people to oppose the clan, to favor the clan, to love the clan या फिर none of these। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू अपोज द क्लैन, कबीले का विरोध ना करना। मिस्टर ब्राउन का उद्देश्य ओमेफिया के गांव वालों को ईसाई धर्म में बदलना था, लेकिन वे कभी भी अपने लोगों को कबीले का विरोध नहीं करने देते थे। मिस्टर ब्राउन एक ईसाई मिशनरी थे, लेकिन वे समझदारी से काम करते थे। वे अपने अनुयायियों को उनके ही समाज या कबीले के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं देते थे। उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक शांति बनाए रखना भी था। वे टकराव से बचते थे और लोगों को धीरे धीरे समझाने की नीति अपनाते थे, इसीलिए वे कबीले का विरोध करने की इजाज़त नहीं देते थे। क्वेश्चन नंबर 39। ओकोंकोवो कमिट सुसाइड बाय। ओकोंकोवो आत्महत्या कैसे करता है? हैंगिंग हिमसेल्फ, ड्रोनिंग, शूटिंग इन हिज हेड या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैंगिंग हिमसेल्फ। ओकोंकोवो फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। ओकोंकोवो अपने जीवन में बहुत गर्वीला और परंपरावादी व्यक्ति था, और जब उसे ये महसूस हुआ कि उसकी दुनिया और उसके समाज की परंपराएं ख़त्म हो रही हैं, तो उसने आत्महत्या कर ली। उसने पेड़ से लटककर खुद को फांसी लगा ली। ये इग्बो समाज में एक पाप माना जाता था और आत्महत्या उसकी हताशा और हार का प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर 40। ची इज। ची क्या है? पर्सनल गॉड, यूनिवर्सल गॉड, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल गॉड। इग्बो संस्कृति में ची का मतलब होता है व्यक्ति का निजी देवता या आत्मा।
ये माना जाता है कि हर इंसान का एक व्यक्तिगत ईश्वर होता है जो उसके भाग्य और कर्म को प्रभावित करता है। ये ईश्वर व्यक्ति के साथ जन्म लेता है और उसकी जीवन यात्रा का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए ची को व्यक्तिगत ईश्वर कहा गया है जो हर इंसान के साथ अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 41, टूफिया टूफिया क्या है? अ कर्स और ओथ, अ ब्लेसिंग, अ टोकन ऑफ लव या फिर अ टोकन ऑफ हेट्रेड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ कर्स और ओथ, श्राप या शपथ। इग्बो भाषा में टूफिया एक कठोर शब्द है जिसे आमतौर पर नफरत या बुराई के विरोध में कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी अपवित्र या अपमानजनक चीज़ के लिए किया जाता है। ये एक तरह का श्राप या शपथ होती है जिससे व्यक्ति उस बात से खुद को अलग करता है। ये शब्द गुस्से या निंदा जताने के लिए बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, द वाइट मैन इज वेरी क्लेवर. He came quietly and peaceably with his religion. We were amused at his foolishness and allowed him to stay. Now he has won our brothers, and our clan can no longer act like one. He has put a knife on the things that held us together, and we have fallen apart. This appears in. ये लाइंस कहाँ पर दिखाई देती हैं? गोरे आदमी ने बहुत चतुराई दिखाई, वो शांति से अपने धर्म के साथ आया और हमने उसे रहने दिया। अब वो हमारे भाइयों को जीत चुका है। थिंग्स फॉल अपार्ट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम या फिर ओरिएंटलिज्म। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये लाइंस चिनुआ अचेबे के प्रसिद्ध उपन्यास थिंग्स फॉल अपार्ट से ली गई हैं। ये उपन्यास अफ्रीकी समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे अंग्रेज़ों ने पहले दोस्ती और धर्म के नाम पर प्रवेश किया, फिर धीरे धीरे समाज को तोड़ दिया। ये पंक्तियाँ उस सामाजिक टूटन और सांस्कृतिक नुकसान को दिखाती हैं जो बाहरी हस्तक्षेप से हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिस्पेक्टेड वॉरियर इन द स्टोरी? कहानी में एक प्रसिद्ध योद्धा कौन है? उनोका, नेवोए, ओकोंकोवो या फिर ओबेरिका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओकोंकोवो। ओकोंकोवो एक बहादुर और इज्जतदार योद्धा था। उसके गांव में हर कोई उसकी ताकत और मेहनत की तारीफ करता था। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाई इज ओकोंकोवो हॉन्टेड बाय द एक्शन ऑफ हिज फादर? ओकोंकोवो अपने पिता की हरकतों से क्यों परेशान रहता था? हिज फादर वॉज टू स्ट्रिक्ट, his father was coward and a spendthrift, his father was too rich, his father was a warrior. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, his father was a coward and a spendthrift. उसका पिता डरपोक और फिजूल खर्च था। उसके पिता उनोका डरपोक थे और पैसे उड़ाते रहते थे। इसीलिए ओकोंकोवो को डर था कि कहीं वो भी ऐसा ही ना बन जाए। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डिड उनोका लीव बिहाइंड आफ्टर हिज डेथ? उनोका अपनी मौत के बाद अपने पीछे क्या छोड़ गया था? अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ टाइटल, मैनी डेट्स या फिर अ लार्ज फार्म। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनी डेट्स। बहुत सारे कर्ज उनोका यानी कि ओकोंकोवो का पिता छोड़ गया था। उनोका ने बहुत सारे उधार लिए थे और मरने के बाद उन सारे कर्जों की जिम्मेदारी ओकोंकोवो पर आ गई थी।
Question number 46. What is the name of Okonkwo's 12-year-old son? ओकोंकोवो का 12 साल का बेटा कौन है? एजिन्मा, इकेमेफुना, ओबेरिका या फिर नवोय? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवोय। नवोय ओकोंकोवो का बड़ा बेटा है, लेकिन वो थोड़ा सुस्त और कमज़ोर दिल का था, जिससे ओकोंकोवो दुखी रहता था। क्वेश्चन नंबर 47. Why does Okonkwo fear for Navoy's future? ओकोंकोवो अपने बेटे नवोय को लेकर क्यों डरता है? He is very brave. He might become like Unoka. He is too aggressive. He wants to become a priest. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, He might become like Unoka. उसे डर है कि कहीं वो भी उनोका जैसा यानी कि अपने दादा के जैसा ना बन जाए। नवोय मेहनती नहीं था और ओकोंकोवो इसीलिए डरता था कि कहीं वो अपने दादा जैसा डरपोक और आलसी ना बन जाए। क्वेश्चन नंबर 48. हु इज इकेमेफुना? इकेमेफुना कौन है? ओकोंकोवो's cousin, a boy given by a neighboring tribe, नवोय's teacher या फिर a warrior? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, a boy given by a neighboring tribe. एक लड़का जो पड़ोसी गांव से आया था। इकेमेफुना को यूमोफिया के लोग लड़ाई में जीतकर लाए थे और ओकोंकोवो के घर रहने भेज दिया था। Question number 49. How many years does Ikemefuna stay with Okonkwo's family? इकेमेफुना कितने साल तक ओकोंकोवो की फैमिली के साथ रहा? 1 year, 2 years, 3 years या फिर 4 years? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 years. इकेमेफुना 3 साल तक ओकोंकोवो के परिवार का हिस्सा बनकर रहा और सब उसे बहुत पसंद करने लगे। क्वेश्चन नंबर 50. What bond does इकेमेफुना फॉर्म विद नवोय? इकेमेफुना और नवोय के बीच कैसा रिश्ता बन गया था? They become enemies, they behave like brothers, they ignore each other या फिर they start a farm together? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे बिहेव लाइक ब्रदर्स। वे भाइयों की तरह रहने लगे। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे और नवोय को इकेमेफुना की संगत में मर्दाना स्वभाव आने लगा। क्वेश्चन नंबर 51. व्हाट क्राइम डज ओकोंकोवो कमिट ड्यूरिंग द वीक ऑफ पीस? शांति के हफ्ते में ओकोंकोवो ने क्या गलती की थी? ही कट्स ट्रीज, ही ड्रिंक्स एल्कोहल, ही बीट्स हिज वाइफ या फिर ही किल्स अ गॉट? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही बीट्स हिज वाइफ। शांति के हफ्ते में उसने अपनी पत्नी को मारा। यह हफ्ता पवित्र होता है, लेकिन ओकोंकोवो ने गुस्से में अपनी पत्नी को मारा, जिससे गांव वाले नाराज हो गए। क्वेश्चन नंबर 52. What is the villagers' reaction to the arrival of lobsters? गांव वाले टिड्डियों के आने पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? They are afraid, they run away, they enjoy collecting them, they worship them. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, they enjoy collecting them. वे उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं। टिड्डियाँ पकाकर स्वादिष्ट लगती थीं, इसीलिए लोग उन्हें पकड़ने लगे और खुश हो गए। क्वेश्चन नंबर 53. हु इन्फॉर्म्स ओकोंकोवो अबाउट द ऑरिकल्स विश टू किल इकेमेफुना? इकेमेफुना को मारने की खबर किसने दी? मिस्टर ब्राउन, इनोक, ओबेरिका या फिर ओगब्यूफी एजिंडू? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओगब्यूफी
एज़्यूडू। एज़्यूडू एक बुजुर्ग और समझदार आदमी था। उसने बताया कि भविष्यवाणी के अनुसार उस लड़के यानी इकेमे फुना को मारना है। क्वेश्चन नंबर 54, What does Ezidu advise Okonkwo about Ikemefuna's death? एज़िडू ने ओकोंकोवो को इकेमेफुना की डेथ के बारे में क्या एडवाइस दी? टू किल हिम क्विकली, टू अवॉइड एनी डिले, नॉट टू टेक पार्ट इन द किलिंग, या फिर टू रन अवे विद हिम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉट टू टेक पार्ट इन द किलिंग। इस काम में हिस्सा ना ले, क्योंकि इकेमेफुना उसे पिता कहता था, इसलिए उसे सलाह दी गई कि ओकोंकोवो को इस काम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ डज इकेमेफुना रिएक्ट व्हेन अटैक्ड बाय क्लैंसमैन? जब इकेमेफुना पर हमला हुआ तो उसने क्या रिएक्शन दिया? He hides in the forest, he begs for forgiveness, he runs towards Okonkwo for help, he fights back. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, he runs towards Okonkwo for help। वो ओकोंकोवो की ओर दौड़ा कि मुझे बचा लीजिए। उसे लगा ओकोंकोवो उसे बचाएगा, लेकिन उसने उल्टा खुद उसे मार दिया। क्वेश्चन नंबर 56, वाई डज ओकोंकोवो किल इकेमेफुना? ओकोंकोवो ने इकेमेफुना को क्यों मारा? ही इज एंग्री विद हिम, ही वॉन्ट्स टू लुक स्ट्रॉन्ग, ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट नवोय, ही वॉज ऑर्डर्ड बाय द विलेज चीफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही वॉन्ट्स टू लुक स्ट्रॉन्ग। वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता था। उसे लगा अगर वो नहीं मारेगा तो लोग उसे डरपोक समझेंगे, इसीलिए उसने लड़के को मार दिया। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ डज नवोय फील आफ्टर इकेमेफुनाज डेथ? इकेमेफुना की मौत के बाद नवोय को कैसा महसूस हुआ? रिलीव्ड, एक्साइटेड, सैड एंड हार्ट ब्रोकन, या फिर कंफ्यूज्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैड एंड हार्ट ब्रोकन, उदास और टूटा हुआ। नवोय इकेमेफुना को अपना भाई मानता था, उसकी मौत ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट हैपन्स टू ओकोंकोवो आफ्टर इकेमेफुनाज डेथ? इकेमेफुना की डेथ के बाद ओकोंकोवो को कैसा महसूस हुआ? ही इज promoted, he runs away, he becomes restless and guilty, he goes to war। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, he becomes restless and guilty, बेचैन और दुखी। उसे अब नींद नहीं आती थी, वो खाना नहीं खाता था और उसे अपनी गलती का पछतावा होता था। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज ओबेरिका? ओबेरिका कौन है? नवोयज ब्रदर, ओकोंकोवोज अंकल, ओकोंकोवोज फ्रेंड, अ क्रिश्चियन मिशनरी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओकोंकोवोज फ्रेंड। ओबेरिका उसका सच्चा दोस्त था जो मुश्किल समय में उसका साथ देता था। क्वेश्चन नंबर 60, What does Okonkwo do for Ezinma when she is sick? जब एजिन्मा बीमार होती है तो ओकोंकोवो क्या करता है? Takes her to a doctor, bring medicine leaves, prays for her, या फिर gives her yams। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, brings medicine leaves, दवा के पत्ते लेकर आता है। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके ठीक होने के लिए जड़ी बूटियां लाता है। क्वेश्चन नंबर 61, हाउ इज एज़्यूडूज डेथ अनाउंस्ड? एज़्यूडू की मृत्यु की सूचना कैसे दी जाती है?
by shouting, by drumming and music instrument, a cave, by letter या फिर by smoke signals। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, by drumming and music instrument a cave। ए केव एक विशेष ड्रम जैसा वाद्य होता है जिसे गांव वालों को किसी बड़े समाचार की सूचना देने के लिए बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट ट्रेजिक इवेंट अकर्स ड्यूरिंग एज्यूडूज फनरल। एज्यूडू के अंतिम संस्कार में क्या दुखद घटना घटती है? द रूफ कोलैप्सेस, a fight breaks out, Okonkwo's gun kills Ezidu's son, the corpse goes missing। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Okonkwo's gun kills Ezidu's son। ओकोंकोवो की बंदूक से उसका बेटा मर जाता है। एक्चुअली होता ये है कि गलती से बंदूक फट जाती है और एक लड़के की जान चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट पनिशमेंट इज गिवन टू ओकोंकोवो आफ्टर द एक्सीडेंटल किलिंग। इस एक्सीडेंटल किलिंग के बाद ओकोंकोवो को क्या सज़ा मिलती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 years एग्जाइल, पब्लिक बीटिंग या फिर लॉस ऑफ टाइटल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 years एग्जाइल, 7 साल का वनवास। गांव की देवी के अनुसार ये पाप था, इसीलिए उसे गांव छोड़कर 7 साल के लिए चले जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 64, वेयर डज ओकोंकोवो गो ड्यूरिंग हिज एग्जाइल। ओकोंकोवो अपने एग्जाइल के ड्यूरिंग यानी कि वनवास के समय कहाँ जाता है? हिज फादर्स विलेज, अ फॉरेन लैंड, मबैंटा, हिज मदर्स विलेज या फिर द कैपिटल सिटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मबैंटा, हिज मदर्स विलेज। वो अपनी माँ के गांव मबैंटा चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डू द विलेजर्स डू टू क्लींस द सिन आफ्टर द एक्सीडेंटल किलिंग। गांव वाले पाप से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? दे प्रे, दे एग्जाइल ओकोंकोवो, दे डिस्ट्रॉय हिज प्रॉपर्टी या फिर दे फॉरगिव हिम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दे डिस्ट्रॉय हिज प्रॉपर्टी। वो उसकी सारी चीज़ें जला देते हैं ताकि गांव से अशुद्धि दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 67, Who informs Okonkwovo about the destruction of Ebam? एबैम गांव के नष्ट होने की खबर कौन लेकर आता है? उचेंदू, मिस्टर स्मिथ, ओबेरिका या फिर इनॉक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओबेरिका। वो अपने दोस्त से मिलने आता है और ये बुरी खबर आकर वहाँ पर उससे साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ द फर्स्ट मिशनरी टू अराइव इन मबैंटा। मबैंटा में पहुँचने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन है? रेवन स्मिथ, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर कायगा या फिर द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन गांव में आकर ईसाई धर्म की बात करता है लेकिन शांति से। क्वेश्चन नंबर 69, हु इज़ मिस्टर कायगा। मिस्टर कायगा कौन है? अ कन्वर्ट, अ विलेज एल्डर, द इंटरप्रेटर फॉर मिस्टर ब्राउन या फिर अ वॉरियर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द इंटरप्रेटर फॉर मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन का अनुवादक। वो गांव वालों को मिस्टर ब्राउन की बात उनकी ही भाषा में समझाता है। एंड नाउ द टाइम इज चिनवा अचीबे's थिंग्स फॉल अपार्ट, अ वेरी क्विक समरी। अब हम जल्दी से आपको चिनवा अचीबे के फेमस वर्क
थिंग्स फॉल अपार्ट की एक बहुत ही छोटी सी समरी हिंदी में आपको समझा देते हैं, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं और आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट की कहानी। ओकोंकोवो 9 गांवों और उसके बाहर तक बहुत प्रसिद्ध है। वो इमोफिया कबीले का एक सम्मानित योद्धा है। उमोफिया नाइजीरिया का एक छोटा कबीला है। उसे अपने पिता उनोका की हरकतें हमेशा परेशान करती हैं, जो कायर और फिजूल खर्च थे। उसके पिता ने कर्ज में डूबकर दुनिया छोड़ी। ओकोंकोवो की मेहनत ही उसे योद्धा और कबीले का सम्मानित सदस्य बनाती है। नवोए उसका 12 साल का बेटा है। क्योंकि उसका बेटा आलसी है, उसे डर है कि कहीं उसका बेटा भी उसके पिता उनोका जैसा ना बन जाए। उमोफिया को पास के कबीले से एक समझौते में एक 15 साल का लड़का एकेमेफुना और एक कुंवारी लड़की मिलते हैं। ओकोंकोवो को उस लड़के की देखभाल दी जाती है। वो उसमें एक आदर्श बेटे को देखता है। नवोए को भी इकेमेफुना से लगाव हो जाता है। लड़का ओकोंकोवो को पिता कहकर बुलाने लगता है और 3 साल तक परिवार के साथ रहता है। नवोए इकेमेफुना का ख्याल बड़े भाई की तरह रखता है और धीरे धीरे उसमें मर्दाना सोच विकसित होती है। ओकोंकोवो अपनी पत्नी ओजियोगो को शांति के सप्ताह के दौरान पीटता है और इस तरह वो पवित्र सप्ताह की शांति भंग कर देता है। वो पछताता है और कई बलिदान देता है। गांव वाले बहुत उत्साहित होते हैं जब टिड्डियाँ उमोफिया में आती हैं। वे उन टिड्डियों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि पकाने पर उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। ओगब्यूफी एजेडू एक सम्मानित गांव वाला है। वो ओकोंकोवो को बताता है कि ओरेकल चाहता है, यानी कि भविष्यवाणी, कि इकेमेफुना को मार दिया जाए। वो यह भी सलाह देता है कि ओकोंकोवो को उसकी मौत में हिस्सा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसे पिता कहता है। ओकोंकोवो इकेमेफुना से कहता है कि वो अपने गांव लौटने की तैयारी करे। रास्ते में कुछ कबीले वाले उस पर हथियारों से हमला करते हैं। तब इकेमेफुना मदद के लिए ओकोंकोवो की ओर भागता है। ओकोंकोवो नहीं चाहता कि उसके साथी उसे कमज़ोर समझें, इसीलिए वो खुद उसे मार देता है। नवोए को लगता है कि अब उसका दोस्त नहीं रहा, इसलिए वो उदास हो जाता है। ओकोंकोवो भी उदास हो जाता है। उसे नींद नहीं आती, ना अब उसे खाना अच्छा लगता है। वो अपने दोस्त ओबेरिका से मिलता है और थोड़ा बेहतर महसूस करता है। एक बार उसकी बेटी एजिन्मा बीमार होती है तो वो उसके लिए दवाई के पत्ते भी लाता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। ओगब्योफी एजेदू की मौत हो जाती है। उसकी मौत की सूचना एक संगीत वाद्य यंत्र एक्वे के जरिए दी जाती है। ओकोंकोवो को पछतावा होता है क्योंकि उसने एजेडू की सलाह नहीं मानी थी और इकेमेफुना की मौत में हिस्सा लिया था। गांव के लोग ढोल बजाते हैं और बंदूकें चलाकर एजेडू को श्रद्धांजलि देते हैं। तभी एक दुर्घटना होती है जब ओकोंकोवो की बंदूक फट जाती है और एजेडू के 16 साल के बेटे की मौत हो जाती है। अपने कबीले के किसी सदस्य की हत्या देवी के खिलाफ अपराध है। ओकोंकोवो अपने परिवार के साथ 7 साल के लिए गांव से बाहर जाता है ताकि प्रायश्चित कर सके। वो अपनी माँ के गांव मबांटा चला जाता है। गांव वाले उसके घर और सामान को जला देते हैं ताकि गांव को उस पाप से शुद्ध किया जा सके। उचेंदू ओकोंकोवो का चाचा है। वो और उसके रिश्तेदार ओकोंकोवो को बसने में मदद करते हैं। ओबेरिका ओकोंकोवो का दोस्त है और वो कई थैले कौड़ियों के लाता है जो उसने ओकोंकोवो की यैम बेचकर जुटाए हैं। वो ये बुरी खबर भी लेकर आता है कि गोरे लोगों ने एबैम गांव को नष्ट कर दिया है।
6 ईसाई मिशनरी मेबेंटा आते हैं जिनका नेतृत्व मिस्टर ब्राउन करता है। मिस्टर ब्राउन गांव वालों से अनुवादक मिस्टर कायगा के माध्यम से बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनके भगवान झूठे हैं और एक से ज़्यादा भगवानों की पूजा करना गलत है। गांव वाले पवित्र त्रिमूर्ति की बात समझ नहीं पाते हैं। मिस्टर ब्राउन का उद्देश्य उमोफिया के लोगों को ईसाई बनाना है, लेकिन वो अपने लोगों को कबीले का विरोध करने की अनुमति नहीं देते। मिस्टर ब्राउन के बीमार पड़ने पर रेवन जेम्स स्मिथ उसकी जगह लेते हैं। स्मिथ उतने सहनशील नहीं हैं। एनोक, जो एक ईसाई बन चुका है, एक धार्मिक समारोह में एक एग विग्यू का नकाब उतार देता है और ये एक बहुत गंभीर बात मानी जाती है, जैसे कि किसी पूर्वज की आत्मा की हत्या। एनोक का घर और चर्च दोनों जला दिए जाते हैं। जिलाधिकारी उमोफिया के नेताओं को बुलाता है। जब वे आते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। बाद में कबीले वालों को पता चलता है कि उन सब लोगों को छोड़ दिया गया है। तभी 5 सरकारी सिपाही उन्हें जाने को कहते हैं। ओकोंकोवो को लगता है कि उसके साथी उसका साथ देंगे। वो सिपाहियों के नेता को अपनी तलवार से मार देता है। भीड़ बाकी सिपाहियों को भाग जाने को कहती है। तब ओकोंकोवो को समझ आता है कि उसका कबीला गोरे अफसरों से लड़ाई नहीं चाहता। ये बात उसे पसंद नहीं आती और वो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता। इसीलिए वो खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या बड़ा पाप माना जाता है। परंपरा के अनुसार कोई भी कबीले वाला उसके शव को नहीं छूता। जिलाधिकारी को लगता है कि ओकोंकोवो की कहानी, जिसने एक सिपाही को मारा और फिर खुद को मार डाला, काफ़ी दिलचस्प है। वो सोचता है कि वो उस पर एक पूरा अध्याय लिखेगा। अगर अध्याय नहीं लिखा तो एक पैराग्राफ तो ज़रूर लिखेगा। उसे अपनी किताब का नाम सूझता है, द पैसिफिक ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। और इसी के साथ ये शॉर्ट समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें अपने अच्छे से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपनी सभी क्वेरीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी का जवाब आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम ओरिएंटेड एंड इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेसिक शाला।